सर्बानंद सोनोवाल आज असम के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुवाहाटी में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज में सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल पीवी आचार्य ने सोनोवाल को शपथ दिलाई। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम। मैं असम राज्यर मुख्यमंत्री स्वरूपे विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतःकरणेरे मोर कर्तव्य सम्पादन करिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सोनोवाल के साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें हेमंत बिस्वा शर्मा, अतुल बोरा, प्रमिला ब्रह्मा, केशव महंता शामिल हैं। कि असम देश के अग्रिम राज्यों की पंक्ति में देखते देखते शुमार हो जाएगा और विकास के नए रिकॉर्ड ये 5 साल के अंदर असम बनाएगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपने भाषण की शुरुआत असमिया में की। ऐतिहासिक रायदानोर बाबे मोय नोटो हिरे हेवा जोनाइसो। पीएम ने सर्बानंद सोनोवाल की तारीफ करते हुए कहा कि असम ने विकास को चुना है। उन्होंने असम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करने की बात भी कही। धरती का उपयोग असम को नई ऊंचाइयों पर और देश को नई ताकत देने के लिए होगा, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी ने असम चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया था। अब सत्ता में आने के बाद बांग्लादेशी मुक्त असम बनाना सोनोवाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पहली बार किसी राज्य में अपनी सरकार बनाई है, इसलिए असम में सत्ता में आना बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और इसने यूपी और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के वीडियो में दिख रहे एक आतंकी की पहचान बाटला हाउस एनकाउंटर में फरार हुए आतंकी अबू राशिद के तौर पर की गई है। हालांकि इस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। आईएसआईएस के वीडियो में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों की पहचान हो गई है। दोनों ही आतंकी आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो में भारत को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। इनमें से एक आतंकी अबू रशीद है, जो बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था। यूपी के आजमगढ़ जिले के संजरपुर गांव का रहने वाला अबू खुद मान रहा है कि वह एनकाउंटर के दौरान बटला हाउस में था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियां, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। ये वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि इस बटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फर्जी बताया था। यूपीए सरकार में मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने यहाँ तक कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर देखकर सोनिया गांधी रोने लगी थी। उस वक्त बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने पर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने लोगों की भावनाओं की बात की थी। तो वो लड़के कुछ जो 1-2 वहाँ थे वो आजमगढ़ के थे। एक आजमगढ़ में फीलिंग थी कि शायद ये गलत हुआ है। केवल उन्होंने ये कहा था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में राजनीति नहीं करना चाहिए। टेरर इज अ टेरर, टेररिस्ट इज एनिमी ऑफ द नेशन, ही हैज नो रिलीजन। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और कहा कि कांग्रेस हिस्ट्री शीटर की पार्टी है और उसकी एक बहुत प्रोफेशनल और हिस्ट्री शीटर उसकी हिस्ट्री रही है। इसलिए जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में एक जहती का माहौल हो, एकता का माहौल हो। बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। कथित स्टिंग मामले में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत से सीबीआई ने आज 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद हरीश रावत ये कहते देखे गए कि वो अपराधी नहीं हैं। कथित स्टिंग केस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश हुए। हरीश रावत करीब सुबह 11 बजे सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनसे शाम करीब 4 बजे तक यानी 5 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सीएम रावत ने कहा कि वो अपराधी नहीं है और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मुझे कोई सबूत पेश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने न कहा है कि मुझे विधायक चाहिए, न मैंने विधायकों का मोल भाव लगाया है, न मैंने किसी को पैसे दिए। अच्छा सर,
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एक कथित स्टिंग जारी किया गया था, जिसमें सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। सूत्रों के मुताबिक स्टिंग मामले में सीबीआई हरीश रावत को दोबारा बुला सकती है। देश के 13 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया गया है। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के जरिए चुने गए इन शहरों में लखनऊ पहले नंबर पर है, तो आखिरी नंबर फरीदाबाद का है। फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल देश के 23 शहरों में से 13 शहर इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के जरिए चुने गए इन शहरों की रैंकिंग में सुधार के बाद इन्हें स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाया गया। नए शहरों की लिस्ट में लखनऊ टॉप पर है। लखनऊ के अलावा वारंगल, धर्मशाला, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू टाउन कोलकाता, भागलपुर, पणजी, पोर्ट ब्लेयर, इम्फाल, रांची, अगरतला और फरीदाबाद का नाम भी शामिल है। इन 13 शहर में आने वाले समय में 13,229 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है। They are selected as most transparent and competitive manner. A rigorous exercise has taken place. As I told you, a competitive spirit has come, and then every city is now competing with other. इससे पहले जनवरी में शहरी विकास मंत्रालय ने 20 शहरों को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया था। आज के ऐलान के बाद अब देश में 33 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए चुन लिया गया है। देश के 27 और शहरों को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल करने की योजना है और इसे लेकर प्रक्रिया इस साल के आखिरी तक पूरी कर ली जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नीट पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश की मंजूरी का मतलब है कि राज्य सरकारों को 1 साल तक नीट से छूट मिल गई है, यानी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की परीक्षाओं के लिहाज से इस साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दे सकेंगे। सरकार 20 मई को नीट पर अध्यादेश लेकर आई थी। बाद में राष्ट्रपति ने इस पर कानूनी सलाह ली और अब अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। नीट को लेकर कई राज्य विरोध कर रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में थे। केंद्र सरकार बड़े स्पष्ट मंशा से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी को स्पिरिट में लागू करने के लिए हम अग्रसर हुए। हालांकि नीट की वकालत करने वाले अब इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ के पास कैर गांव में आज एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए 7 लोगों की जान बचाई। हालांकि क्रैश लैंडिंग की वजह से 2 लोग घायल हो गए। हादसा जफरपुर कला के कैर गांव के एक खेत में हुआ। बताया जा रहा है कि पटना के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस दिल्ली आ रही थी, लेकिन दोनों इंजन फेल होने की वजह से एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग की गई। हादसे के वक्त एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोग घायल हो गए हैं। हमारे बाईं ओर ये विमान है एल्केमिस्ट फार्मा का, जिसकी कैर गांव में क्रैश लैंडिंग हुई है। इस विमान को एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पटना से एक मरीज को लेकर ये लोग दिल्ली आ रहे थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक 18 मिलिटेंटों ने कश्मीर घाटी में हाल ही में घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर सहित 2 आतंकी मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स के साथ श्रीनगर के सरायबाला में हुए एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए जैश के टॉप कमांडर का नाम सैफुल्ला है, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान होनी अभी बाकी है। सैफुल्ला पिछले 4 सालों से कश्मीर में आतंक फैला रहा था और दोनों आतंकी इस इलाके में पिछले 7 दिनों से छिपे हुए थे। कल हुए हमलों को हिजबुल मुजाहिदीन के लोकल मॉड्यूल का काम बताया जा रहा है। 2 अलग अलग जगहों पर हुए हमले में कुल 3 पुलिस वाले शहीद हो गए। खबर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जम्मू कश्मीर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कर्मचारी नौकरी पक्की करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आज सड़कों पर दिखे। श्रीनगर में इन कर्मचारियों ने सचिवालय को घेरने की कोशिश की। हालांकि अपनी मांग को लेकर शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक के करीब पहुंचते ही इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गर्मी में दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी और बिजली की किल्लत को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
बीजेपी प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पंजाब और गोवा में अपनी राजनीति चमका रहे हैं और दिल्ली के लोग बिजली और पानी की किल्लत झेल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करे। बीजेपी के प्रदर्शन में केजरीवाल सरकार में जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा की मां भी शामिल थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली में एक बेटी की अपनी मां को बेरहमी से पीटने की तस्वीरें देखने को मिली है। इस वीडियो को एक पड़ोसी ने अपने मोबाइल से बनाया है। बेटी की शर्मनाक हरकत के बावजूद पीड़ित मां ये कहते दिख रही है कि उसकी बेटी ने उसे कभी नहीं मारा है। ये वीडियो दिल्ली के कालकाजी इलाके का है। कुर्सी पर बैठी उम्र दराज महिला गुरबचन कौर है और उनकी बेरहमी से पिटाई करने वाली महिला का नाम राजेंद्र कौर है, जो उनकी बेटी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बेटी किसी छोटी सी बात पर अपनी मां की पिटाई शुरू कर देती है। हालांकि एक और पड़ोसी श्वेता गुप्ता के इस मोबाइल वीडियो से मामला सबके सामने आया। गुजरात के सूरत में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात 22 मई की है। बताया जा रहा है कि वीडियो में महिला पर चाकू से हमला कर रहा शख्स उसका प्रेमी है। ये दोनों कुछ वक्त पहले तक साथ रहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई थी, जिसके बाद महिला अलग रहकर वारछा इलाके के एक अस्पताल में काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि वारदात के दिन आरोपी ने महिला को अस्पताल के कॉरिडोर में अकेले बुलाया। जैसे ही महिला उसके पास पहुंची, उसने धारदार चाकू से उस पर हमला बोल दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए आई महिला कांस्टेबलों की वर्दी की नाप पुरुष दर्जी से करा दिया गया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया है। दरअसल 15 मई से बुलंदशहर पुलिस लाइन में महिला और पुरुष कांस्टेबलों की ट्रेनिंग चल रही है। इसी दौरान ट्रेनी कांस्टेबलों की वर्दी भी बननी थी। वर्दी के नाप लेने के लिए पुरुष दर्जी को बुलाया गया, जिसने महिला कांस्टेबलों की भी नाप ले ली। महिला कांस्टेबलों के नाप लेते समय जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, हड़कंप मच गया। ये मेरे भी संज्ञान में आया है। इसमें जांच कराई जा रही है। जांच मैंने गठित की है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से